गुड इवनिंग दोस्तों। आज वापस से एपीएस नर्सिंग एकेडमी के पे आपका वापस से स्वागत है। अपन ने लास्ट टाइम मायोकार्डियल इंफ्राक्शन देख लिया था और अपन लास्ट टाइम देख चुके थे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स तक। आज अपन देखेंगे रिस्क फैक्टर्स तक। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के, उस पर आज अपन बात करें। रिस्क फैक्टर्स की बात करें अपन, तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रूटीन लाइफ जो अपने डेली रूटीन में जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके अंदर बात करें तो जो टोबैको चेंज करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपन तो टोबैको चेंज वाला या फिर स्मोकिंग, दोनों ऑप्शन है, टोबैको एंड स्मोकिंग। एक्सेसिव स्मोकिंग या बोले तो चैन स्मोकर, अगर कंटिन्यूस स्मोकिंग कर रहा है तो भी क्या है अपने को एमआई के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो अच्छी स्मोक है वो जाके डिपोजिशन होता है आर्टरीज के अंदर और आर्टरीज को क्या करता है, कोलैप्स या नैरो करने का काम करता है। उसके बाद बात करें हाइपरटेंशन, मेजर फैक्टर की बात करें तो हाइपरटेंशन एक क्या है, मेजर फैक्टर है जो कि क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। उसके बाद बात करें ड्रग अब्यूज, ड्रग्स या एनएसआइड्स की बात करें, इनका ओवर यूज है वो भी क्या करता है, अंदर आर्टरीज में जाकर इनका जो कंटेंट है वो क्या होता है, डिपॉजिट होता है, और डिपॉजिट होगा तो आर्टरी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, और ये ब्लॉकेज भी एक तरह से एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टरीस्क्लेरोसिस को क्या करता है, कोज करता है। दूसरी चीज फोर्थ वन बात करें ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी में सीधा सा है कि कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन होता है और इसी के साथ में लिपिड और फैट का भी डिपोजिशन होगा। लिपिड और फैट का डिपोजिशन आर्टरीज में हो रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या कोज करेगा, एमआई कोज करेगा। उसके बाद मेजर रूटीन लाइफ का टुडेज का जो मेन फैक्टर है एमआई का, वो बात करें तो अपन स्ट्रेस, कौन सा, स्ट्रेस एंड ओबेसिटी, ये आजकल की रूटीन लाइफ के दो मेन फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एमआई कोज करते हैं। उसके बाद एल्कोहल इंटेक, एल्कोहल इंटेक लोग स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, लेकिन ये भी क्या है, दोनों ही फैक्टर्स, स्ट्रेस तो ले लिया उसके बाद में इंटेक ऑफ एल्कोहल और कर रहे हैं, तो दोनों किस चीज को कर रहा है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को क्या कर रहे हैं, कोज कर रहे हैं। उसके बाद बात करें एज और जेंडर फैक्टर, एज एंड जेंडर, एज एंड जेंडर में बात करें तो मेल्स के अंदर ज्यादा चांसेज है देन फीमेल्स की, क्योंकि मेल्स आउटर सोसाइटी के अंदर वर्क करते हैं और ये बाहरी जो एरिया उनमें वर्क करते हैं, इसकी वजह से क्या रहता है, मेल का ज्यादा सफर होने का चांस रहता है। ये पोल्यूटेंट कंटेंट्स में, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे फ्यूम है वहां पे वर्किंग ज्यादा है और स्ट्रेस फैक्टर भी ज्यादा है, इस वजह से क्या मेल्स में फीमेल्स की तुलना में ज्यादा एमआई के चांसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस की बात करें अपन तो डायबिटीज मेलाइटस डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी के ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ग्लूकोज ब्लड को क्या कर रहा है, विस्कस कर रहा है, गाढ़ा कर रहा है। तो अगर आर्टरीज के अंदर ब्लड क्या हो रहा है, विस्कस हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है, डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद बात करें हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया, लिपिड और प्रोटीन ब्लड के अंदर क्या हो गए, बढ़ गए, ब्लड के अंदर क्या हो गया, इनका लेवल दोनों का बढ़ गया, तो इसको क्या बोल दिया, हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया। लास्ट में बात करें फैमिली हिस्ट्री, उसके बाद बात करें फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में बात करूं मैं, अगर पेरेंट्स को फैमिली हिस्ट्री के अंदर कंडीशन पेरेंट्स को कि पेरेंट्स को भी क्या हो रहा है, पहले से ही कंडीशन देखने को मिल रही है कि पेरेंट्स को ऑलरेडी क्या है, कंडीशन एमआई का पहले अटैक आ चुका है, या फिर फैमिली हिस्ट्री के अंदर भी सीएडी डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन रही हुई है, तो ये भी किसको इन्फ्लुएंस करेगी, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को क्या करेगी, कोज कर सकती है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को कोज करेगी। उसके बाद बात करें सीकेडी, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज,
क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसके अंदर बात करें जो क्रिएटिनिन लेवल है, क्रिएटिनिन लेवल क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। नॉर्मल से अगर क्रिएटिनिन लेवल 1 या 2 के आसपास क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, तो उसको किसके अंदर आएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज में आएगा। या फिर बात करें बॉडी के अंदर इस डिजीज की वजह से कई सिम्टम्स देखने को मिल गए, जैसे बात करें एडिमा, मेन फैक्टर्स जो सीकेडी का देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड कलेक्शन होएगा। क्या होएगा, फ्लूइड कलेक्शन होएगा। और ये फ्लूइड कलेक्शन क्या करेगा, कार्डियक पर क्या करेगा, वेट करेगा, या कार्डियक को क्या करेगा, हार्ट पे क्या करेगा, लोड बढ़ाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, एडिमा की वजह से जो हार्ट है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, और ये भी किसको कॉज कर रहा है, एमआई को कॉज कर रहा है। इन फैक्टर्स के बाद में बात करें अपन, ये थे मेजर फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये है रिस्क फैक्टर्स के बाद में अब अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि 3 फैक्टर्स मेजॉरिटी के अंदर रहते हैं। 3 फैक्टर्स क्या रहेंगे, मेजॉरिटी के अंदर रहेंगे। या फिर बात करूं, रिस्क फैक्टर तो है ही है, लेकिन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में मैंने 3 फैक्टर्स पहले ही बता चुका हूं। पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा है आर्टेरियल स्पाज्म, और तीसरा है एथेरोप्लेक स्प्लिट थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अगर बात करें पहला, तो थ्रोम्बोसिस की बात करें, एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आर्टरीज के अंदर फैट एंड लिपिड का क्या हो रहेगा, डिपोजिशन होता रहेगा। जैसे जैसे पता लगा कि आर्टरी के अंदर फैट और लिपिड का डिपोजिशन होता जा रहा है, तो कंडीशन क्या होगी, वो उस आर्टरी को क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। फैट एंड लिपिड का डिपोजिशन कहाँ हो रहा है, आर्टरी की वॉल्स पे हो रहा है, और धीरे धीरे ये आर्टरी की वॉल्स क्या करेगी, लास्ट में जाकर इस एरिया को, जो वहां जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है जिस आर्टरी के अंदर, उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, और ये एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन अराइज हो जाएगी। उसके बाद बात करें आर्टेरियल स्पाज्म। आर्टेरियल स्पाज्म की बात करें कि आर्टरीज क्या हो चुकी है, स्पाज्म हो चुकी है, सक्रिय हो चुकी है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ये कंडीशन भी किसकी वजह से हो रही है, आर्टेरियल स्पाज्म की वजह से हो रही है। आर्टरीज में क्या हो चुका है, स्पाज्मोजिक कंडीशन आ चुकी है, उसकी वजह से। थर्ड वन कॉज की बात करें, एथेरो प्लस प्लेक स्प्लिट और थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब होता है एक तरह से कोई बॉडी में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना। क्या होना, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है, ये तो यहाँ पे तो ग्रेजुअली क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, लेकिन यहां से अगर ऑक्लूजन हो गया, ये कंडीशन एथेरोप्लेक स्प्लिट की कंडीशन या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो चुका है, तो आर्टरी के अंदर रिवर्सिबल कंडीशन नहीं होगी। तो ये कंडीशन क्या है, नॉट रिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका ऑक्लूजन हो गया, यहाँ पे अगर ये बन चुका है, तो उसके बाद में आर्टरी क्या हो चुकी है, ऑक्लूड हो चुकी है। इन तीनों ही कंडीशंस की वजह से प्राइमरी सिम्टम्स जो देखने को मिलेगा वो क्या है, इस्चीमिया। क्या है, इस्चीमिया। और इस्चीमिया पहले मैं बता चुका हूं, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। क्या होगा, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। इस ब्लड सप्लाई क्या हो चुकी है, हार्ट मसल्स को क्या हो चुकी है, या हार्ट को क्या हो चुकी है, इन्फ्लुएंस हो चुकी है। उसकी वजह से क्या कंडीशन आ चुकी है, हाइपोक्सिया कंडीशन आ चुकी है। हाइपोक्सिया भी मैं पहले बता चुका हूँ, ऑक्सीजन की नीड क्या हो चुकी है, या ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। उसके बाद बात करूं मैं ऑक्सीजन की बात करें अपन, तो उस कंडीशन के अंदर अपन देखें तो कंडीशन अराइज हो रही है, वो हो रही है रिड्यूस और हाइपोक्सिया कंडीशन के बाद में रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, थ्रोम्बोलाइसिस कंडीशन आ रही है। थ्रोम्बोलाइसिस कंडीशन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें एंजाइम्स की वजह से उस ब्लड का क्या हो चुका है, उस ब्लड में क्या हो चुकी है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और वहां पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन क्या हो चुका है, बन चुका है, बोलस फॉर्मेशन हो चुका है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लग गया। उसके बाद बात करूं परमानेंट थ्रोम्बस, वो थ्रोम्बस है वो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। आर्टरी का जिस एरिया को ब्लॉक कर रहे हैं उस एरिया को क्या कर लेगा, वो
परमानेंट तौर पर या पहले से बोले बात करूं तो ये स्थिर तौर पर इसी एरिया को क्या कर लेगा, ये ब्लॉक कर देगा परमानेंट तौर पे। उसके बाद बात करूं तो इन दोनों कंडीशन की वजह से जो एरिया सफर कर रहा है, उस एरिया के बाद वाला एरिया है, वो एरिया क्या करेगा, सफर करेगा और वहां पे क्या नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। क्या नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी तो वहां के सेल्स और टिश्यू क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। सेल्स और टिश्यू क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और सेल्स और टिश्यू डैमेज हुए तो उनको क्या बोल दिया अपन ने, नेक्रोसिस बोल दिया। उनको क्या बोल दिया अपन ने, नेक्रोसिस कंडीशन बोल दिया। अब नेक्रोसिस की जहां तक बात करें अपन, तो नेक्रोटिक कंडीशन को सीधा सा डिस्क्राइब करें तो अपन को नेक्रोसिस सेल्स और टिश्यू का डेस्क्रिप्शन जहां होने लग गया वो कंडीशन नेक्रोसिस है। और अगर ये हार्ट मसल से या हार्ट में हो रही है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, एमआई कंडीशन कहलाएगी। ये थी अपनी पैथोफिजियोलॉजी, शॉर्ट एंड स्वीट एकदम, ज्यादा इसमें डिफरेंशिएशन है नहीं। सीधा से एक बार और देख लेते हैं अपन इसको। तीन कंडीशन हराई हुई। पहले थी एथेरोस्क्लेरोसिस। पहली कंडीशन क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरी आर्टेरियल स्पाज्म और तीसरी एथेरोप्लेक स्प्लिट या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन। इन तीनों ही कंडीशंस की वजह से जो ब्लड सप्लाई है हार्ट को वो क्या हो चुकी है, इरेगुलर हो चुकी है, या ब्लड सप्लाई क्या हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई हो चुकी है। उस कंडीशन को क्या बोल दिया अपन ने, इस्कीमिया कंडीशन बोल दिया। और इस्कीमिया की वजह से आगे जाके सफर किया तो हाइपोक्सिया कंडीशन अराइज हुई। हाइपोक्सिया कंडीशन अराइज हुई तो इसका मतलब क्या हुई है, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो चुकी है, जो सेल्स और टिश्यू से हट के उसको क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। उनकी वजह से क्या हो चुका है, थ्रोम्बोलाइसिस हो चुका है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो चुका है। ये थ्रोम्बस परमानेंटली हो गया तो आगे का जो रास्ता है, जो ब्लड सप्लाई हार्ट को हो रही थी, जो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, उसके अंदर क्या हो चुका है, उससे आगे वाला एरिया क्या हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है। और वो उस एरिया के आगे के सेल्स और टिश्यू क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। तो कंडीशन क्या अराइज हो जाएगी, एमआई की कंडीशन अराइज हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्या बात करेंगे अपन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे बात करें अपन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पैथोफिजियोलॉजी की कंडीशन के आधार पर अगर सिम्टम्स जो अराइज हो रहे हैं वही क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। क्लिनिकली जो मैनिफेस्ट दिख रहे हैं, जो अपने को सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोल रहे हैं। अब बात करें कि जैसे ही कंडीशन एमआई की अराइज होगी, जैसे ही एमआई का सेल्स का या टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होएगा एमआई कंडीशन में, उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स बॉडी क्या करेगी, अपनी शो करेगी। वही क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब फर्स्ट सिम्टम की बात करें तो सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक वेरी, सम पीपल हैव माइल्ड सिम्टम्स, अदर हैव सीवियर। कुछ पर्संस को क्या होता है, इसका माइल्ड अटैक आता है। शुरुआती तौर पे इन सिम्टम्स को अपन क्या लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं। उस कंडीशन के अंदर ये लाइटली अपन ले लेते हैं, उस कंडीशन की वजह से कोई मेजर चांसेज अपने को आगे देखने को मिलता है, या मेजर डैमेज अपनी बॉडी के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो पहले शुरुआती तौर पर तो क्या हार्ट अटैक के सिम्टम्स वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वेरी करेंगे, एक धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अपन फिर भी उसको क्या करते हैं, लाइटली लेते रहते हैं। बॉडी इंडिकेट करती रहती है कि हाँ मे भी चांस है कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन अराइज हो चुकी है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, या हार्ट को क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं है। तो माइल्ड चेस्ट पेन कंडीशन वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती किसी टाइम पे एक दिन सीवियर कंडीशन के अंदर, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, अपने को एमआई का अटैक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, या हार्ट अटैक अपन उसको बोल सकते। सेकंड सिम्टम्स की बात करूं तो चेस्ट पेन, प्राइमरी सिम्टम, पहला सिम्टम एमआई के पेशेंट को देखने को मिलेगा वो क्या है, चेस्ट पेन। वो क्या है, चेस्ट पेन की कंडीशन देखने को मिलेगी। और चेस्ट पेन भी मोर देन 30 मिनट्स क्या रहेगा, 30 मिनट से ज्यादा ये कंटिन्यूस पेन रहेगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी, एमआई कहलाएगी। और यहीं पे एक और सिम्टम है कि अगर 15 मिनट से कम चेस्ट पेन रह रहा है तो मे भी हो तो सकता है कि एमआई भी हो, लेकिन अगर 15 मिनट तक हो रहा है, लेस देन 15 मिनट है, और कंडीशन अगर रेस्ट से ही ठीक हो रहा है, रेस्टिंग फेज में जाते ही पेशेंट सी हो रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस की है। क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन। उसके बाद बात करें, और ये चेस्ट पेन फील लाइक प्रेशर, टाइटनेस, पेन, स्क्वेजिंग एंड एचिंग। ठीक है, अगर बात करें तो प्रेशर फील होएगा, चेस्ट पे क्या होएगा, प्रेशर फील होएगा, चेस्ट टाइटनेस मिलेगी, तनाव महसूस होगा। उसके बाद
चेस्ट में पेन की कंडीशन हुई। स्क्वीजिंग पेन, स्क्वीज मतलब किस चीज को कंप्रेस करें, ठीक है, स्क्वीज कर रहे हैं कोई चीज को, तो ऐसा पेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, चेस्ट पेन कैसा है, स्क्वीजिंग है। कौन सा पेन है, स्क्वीजिंग चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है। तो कंडीशन किस में देखने को मिलता है, एमआई के अंदर देखने को मिलता है। और अगर बात करें क्रशिंग पेन की, क्रशिंग पेन, ठीक है, ये अगर देखने को मिल रहा है तो इसका इसमें किससे ताल्लुकात है, एंजाइना पेक्टोरिस से कंडीशन अराइज होती है। उसके बाद बात करें यही पे कोल्ड स्वेट, बॉडी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और बिल्कुल बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, स्वेटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेटिंग देखने को मिलेगी और कोल्ड हो जाएगी बॉडी, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद फटीग, उसके बाद हार्ट बर्न और इंडाइजेशन, ये दो कंडीशन भी देखने को अराइज मिलेगी। उसके बाद बॉडी में बात करें सिम्टम्स की, तो लाइट हेडेक, सडन डिजीनेस, डिजीनेस बोले तो थकावट या तनाव, या बोले कि थकान भरी बॉडी रहेगी तो डिजीनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। वो अब एक कंडीशन और अराइज होती है, वुमन में है एटिपिकल सिम्टम्स। अगर मैं पहले बता चुका हूं कि मेल्स में क्या रहता है, इसका चांस से ज्यादा रहता है देन फीमेल्स। तो यहाँ पे अगर वुमेन्स है उनके अंदर भी क्या रहता है, एटिपिकल सिम्टम्स सच एज ब्रीफ और शार्प पेन फेल्ट इन द नेक, फेल्ट इन द नेक, आर्म और बैक। ये कंडीशन अगर अराइज हो रही है तो ये किसकी है, वैसे तो एंजाइना पेक्टोरिस का। अगर रेडिएटिंग पेन है, ध्यान रखना, अगर रेडिएटिंग पेन है और वो अगर शोल्डर से लेकर आर्म होता हुआ जो की तरफ जा रहा है और वो बैक एरिया को भी, अपने शोल्डर वाले एरिया को भी क्या कवर कर रहा है, तो कंडीशन क्या कहलाती है, एंजाइना पेक्टोरिस का सिम्टम। लेकिन यहाँ पे ये जो एटिपिकल सिम्टम देखने को मिल रहा है वो फीमेल्स के अंदर ऐसा देखने को मिले तो मे भी हो सकता है कि वो किसका साइन हो, हार्ट अटैक का सिम्टम हो या सडन कार्डियक अरेस्ट भी अपन इसको सिम्टम मान सकते हैं। सम हार्ट अटैक्स स्ट्राइक सडनली बट मेनी पीपल्स हैव वार्निंग साइंस। कुछ मोस्टली तो क्या होता है कि जो भी हार्ट अटैक की कंडीशन अराइज होती है वो सडन अराइज होती है, चलते फिरते आदमी के भी क्या हो जाता है, चेस्ट पेन की कंडीशन होती है। या फिर बात करें जो डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट है उनके अंदर सडनली ये कंडीशन अराइज देखने को मिलती है कि सडन ही क्या हो चुका है, पेशेंट क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, या फिर कार्डियक अरेस्ट की तरफ पेशेंट चला जाता है। इसी कंडीशन को चलते चलते पेशेंट को क्या हो गया, ब्लड सप्लाई, या बात करें हेवी एक्सरसाइज के दौरान भी ये कंडीशंस, ये इवेंट्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो हार्ट अटैक का पेन है वो अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलता है। क्या मिलता है, अर्ली मॉर्निंग। या फिर बात करें टाइमिंग की तो 2 AM टू 5 PM तक अपने को इसका पेन अगर कहीं देखने को मिले तो अपन किसकी तरफ इंडिकेट कर सकते हैं, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो रेस्टिंग फेज के अंदर है और रेस्टिंग फेज के अंदर पेन हो रहा है और वो भी कैसा हो रहा है, स्क्वीजिंग पेन हो रहा है, तनाव भरा पेन है, कोई कंप्रेस कर रहा है, बोझ सा लग रहा है चेस्ट के ऊपर, तो ऐसा पेन है तो क्या कहलाएगा, एमआई का पेन कहलाएगा। उसके बाद बात करें सम हार्ट अटैक्स स्ट्राइक सडनली बट मेनी पीपल्स हैव वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स होवर्स डेज एंड वीक्स इन एडवांस। यहाँ इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि अपने को सिम्टम्स तो शो होते हैं कुछ घंटे पहले पता लगता है, या कुछ दिन पहले या कुछ वीक्स पहले अपने को एडवांस में ही अपने को पता लगता है कि हाँ ऐसा मे भी चांस है कि चेस्ट पेन की कंडीशन स्लो चेस्ट पेन हो, शुरुआत के माइल्ड कंडीशन हो, उसके बाद मॉडरेट हो, फिर सीवियरली अपन इसको ध्यान नहीं देते हैं। उस कंडीशन के अंदर अगर पेन कंटिन्यूस बढ़ता जाता है उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा, अपने को ये नेग्लिजेंसी क्या करती है, स्ट्राइक करती है सडनली और पेशेंट को क्या होता है, पूरी बॉडी इसके लिए सफर करती है। चेस्ट पेन और प्रेशर की बात करें, एंजाइना चेस्ट के ऊपर क्या हो रहा है, पेन कंडीशन दैट इफ हैपनिंग एंड डज नॉट गो अवे विथ रेस्ट मे बी एन अर्ली वार्निंग साइन। ठीक है, एंजाइना इज कॉज्ड बाय ए टेम्परेरी डिक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द हार्ट। अब बात करें कि अगर मैंने पहले बता चुका कि रेस्टिंग फेज के अंदर जाने से चेस्ट पेन क्या हो रहा है, रिलीव हो रहा है। चेस्ट पेन क्या हो रहा है, रिलीव हो रहा है। चेस्ट का सिम्टम, चेस्ट पेन का सिम्टम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है,
एंजाइना पेक्टोरिस की तरफ इंडिकेट करेगी। किसकी तरफ? एंजाइना। अगर कंटिन्यूस ये सिम्टम देखने को मिल रहा है, रेस्ट के टाइम पर भी, रेस्टिंग फेज में जाने के बाद भी बॉडी को अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो वो किसकी तरफ जाता है? अटैक की तरफ या हार्ट अटैक की तरफ इंडिकेट करता है। ये हो गए अपने साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं अपन मेन जो पेन की कंडीशन आती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस काफी बार कंपटीशन में पूछा जाता है, एंजाइना में किस टाइप का पेन होता है और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कैसा पेन होता है। सॉरी, मैंने पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन गलत कर दिया। स्क्वीजिंग पेन था वो मैंने, स्क्वीजिंग पेन एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर होता है और क्रशिंग पेन होता है वो एमआई के अंदर देखने को मिलता है। यहां से अपन बात करें डिफरेंशिएशन की बात करें किसके अंदर? एमआई और एंजाइना के पेन के अंदर। सिर्फ इस पेन के ऊपर ही काफी क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। इस पेन की डिफरेंशिएशन बात करें तो ध्यान रखना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन क्या होता है? सीवियर पेन होगा। कैसा होगा? सीवियर होगा। फिर सब स्टर्नल में स्टर्नम के बिसाइड होगा, साइड के अंदर या लेफ्ट साइड के अंदर अपने को ये देखने को मिलेगा। और क्रशिंग पेन क्या? किसी चीज को अपन क्रश कर रहे, तोड़ रहे, ठीक है, तो ऐसा पेन अपने को पेन देखने को मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रशिंग पेन बोलेंगे। ये कैसा है? ये एमआई के देखने में सीवियर सबस्टर्नल और क्रशिंग पेन किसमें देखने को मिल रहा है? एमआई के अंदर देखने को मिल रहा है। यही दूसरी तरफ बात करें एंजाइना पेक्टोरिस पेन की कंडीशन क्या है? पेन कैसा है? स्क्वीजिंग पेन है। क्या है? स्क्वीजिंग पेन है और इस सबस्टर्नल नहीं होके पूरा चेस्ट के ये लेफ्ट साइड में चेस्ट को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। लेफ्ट ऑफ चेस्ट ये इसको कवर करेगा और स्क्वीज करेगा। स्क्वीज का मतलब कंप्रेस करना या स्क्वीजिंग करना, किसी चीज को दबाना, वो चीज क्या कर रहा है? स्क्वीज करने वाला पेन देखने को मिल रहा है, तो एंजाइना पेक्टोरिस का पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें ड्यूरेशन ऑफ पेन की, मैंने अभी बताया एमआई का पेन अगर क्या है 30 मिनट से अबव है और यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है 15 to 20 मिनट्स, ये पेन की कंडीशन है, तो एंजाइना पेक्टोरिस का पेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें एमआई का पेन 30 मिनट से अबव है, 30 मिनट तक तो हो ही रहा है, लेकिन क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, इसके अंदर रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन चेस्ट पेन अगर एंजाइना का हो रहा है तो इसको अपन क्या कहते हैं? एपिसोडिक पेन भी बोल सकते हैं। क्या है? एपिसोड ऑफ पेन है। पेन रुक रहा है और अगेन वापस चालू हो रहा है, देन बीच में स्क्वीजिंग कर रहा है, रुक रहा है, फिर वापस से चालू हो रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एंजाइना पेक्टोरिस का पेन कहलाएगा। और लास्ट में बात करें नॉट रिलीव बाय रेस्ट और एनटीजी, अगर एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद या फिर रेस्ट से भी क्या नहीं हो रहा? रिलीव नहीं हो रहा पेन के अंदर, चेस्ट पेन कंटिन्यू है, तो वो किसका पेन है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन है। और अगर एनटीजी देने के बाद या फिर चेस्ट के थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद भी क्या हो जाए? पेन में क्या हो जाए? रिलीफ मिल जाए, तो किसका पेन है? एंजाइना का पेन। ध्यान रखना बच्चों, इस जो स्लाइड है इसी से मेजॉरिटी के अंदर कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि एंजाइना का पेन ड्यूरेशन क्या रहती है, एंजाइना का पेन किस टाइप का होता है, एंजाइना का पेन क्या एपिसोडिक होता है या फिर कंटिन्यूस पेन देखने मिलता है, या ड्यूरिंग रेस्ट या एनटीजी देने से अगर पेन रिलीव हो गया है तो वो किसका पेन हो सकता है? एंजाइना का पेन हो सकता है। अब बात करते हैं एंजाइना के पेन के अंदर अपने डिफरेंशिएशन देख लिया, उसके बाद बात करें मायोकार्डियल इंफार्क्शन के डायग्नोसिस के बारे में। क्या है? फर्स्ट वन, अपन कहीं पे भी जाते हैं तो पहली कंडीशन हमारी देखने को मिल रही है, तो वो कौन सी है? पहला अपन पेशेंट की कहलाएंगे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन। और दूसरी कंडीशन रहती है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे ही पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके आया और अपन ने क्या किया? इमरजेंसी के अंदर उसको क्या लिया? बेड प्रोवाइड कराया। उसके बाद पहले अपन ने क्या ली? हिस्ट्री कलेक्शन ली कि किस टाइप का पेन हो रहा है, पेन कहां से कहां तक रेडिएट हो रहा है, या फिर पेन किस कंडीशन में हुआ था कि रेस्टिंग फेज के अंदर ही थे उसी टाइम पे, या फिर कोई वर्किंग कंडीशन थे या कोई हार्ड वर्क करे थे उस टाइम पे ये पेन देखने को मिला है। और उसके बाद बात करें तो अपन किस में जाएंगे? फर्स्ट ऑफ मोड क्या करेंगे? अपन ईसीजी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ईसीजी करवा के देखेंगे। और ईसीजी के अंदर अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट देखने को मिल रहा है
तो अपन किसकी तरफ जा सकते हैं, एमआई की तरफ जा सकते हैं कि एमआई का अटैक है। ठीक है, उसके बाद बात करें ईसीजी या ईकेजी की बात करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द फर्स्ट टेस्ट डन टू डिस्कस द हार्ट अटैक रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एज दे ट्रेवल थ्रू द हार्ट। ये ईसीजी करते हैं, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल वेव्स है जो किसको करती है, हार्ट अटैक के कंडीशन को क्या करती है, रेडिएट करती है या दिखाती है। स्ट्रिक्टली पैचेड इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट एंड समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स। Signals are recorded and wave displayed on the monitor or printed on a paper and ECG can show if you are having or have a heart attack। देखो सीधा सा फंडा इसने मैंने कंप्लीट बता दिया इसके अंदर, इस लाइन के अंदर, कि अगर अपन ECG क्यों कर रहे हैं, ECG क्या कर रहे हैं, ECG रिप्रेजेंट कर रही है, जो वेव रिप्रेजेंटेशन है वो शो कर रहा है कि एमआई का पेन है या एंजाइना का पेन है या नॉर्मली पेन हो रहा है। तो इसके अंदर जो वेव रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ मैंने बताया ST सेगमेंट का एलिवेशन हो रहा है, तो कंडीशन किसकी तरफ जा रही है, एमआई की तरफ जा रही है। यहाँ फिर बात करें दूसरा ब्लड टेस्ट की बात। ब्लड टेस्ट में मेनली जो कार्डियक मार्कर है, कार्डियक मार्कर की बात करूं तो प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन टेस्ट की तरफ जाएंगे, जो ब्लड है अपने को प्रोटीन का लेवल बताएगा। तो इसमें एक लाइन शो करी, सर्टेन हार्ट प्रोटीन slowly leak into the blood after heart damage from a heart attack। blood test can be done to check for these proteins या cardiac markers की बात कर सकते हैं। अब cardiac markers की बात करूं तो ट्रोपोनिन, ट्रोप टी, ट्रोप आई, ये दो कार्डियक मार्कर्स हैं जो किसको शो करेंगे, चेस्ट पेन या कार्डियक एंजाइम्स को शो करेंगे। ये अगर आगे अपन इसका और डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये दो कार्डियक मार्कर्स हैं, तीन कार्डियक मार्कर्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, ट्रोप टी, ट्रोप आई और ट्रोप सी। ठीक है, ये तीन अपने को देखने को मिलेंगे। तो कार्डियक मार्कर्स को क्या करेगा, ब्लड के अपने को देखने को या ब्लड के सैंपल से अपने को पता लग जाएगा। फिर बात करें चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे हार्ट की कंडीशन या साइज ऑफ हार्ट या लंग्स को या इंफ्लेमेटरी कंडीशन को क्या करेगा, शो करेगा। क्या करेगा, इंफ्लेमेटरी शो कंडीशन अपने को लंग्स की पता लग जाएगी। या फिर जैसे ही ऑक्सीजन का डिमांड कम हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, तो कंडीशन क्या रह जाएगी, इसकी वजह देखने मिलेगी। उसके बाद बात करें इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम मतलब साउंड अल्ट्रासाउंड क्रिएटेड इमेज ऑफ द मूविंग हार्ट। ठीक है, अरे 2D को देखने को मिलता है। ये इको क्या करता है, जो हार्ट के जो चैम्बर्स है, हार्ट की जो सप्लाई है, उसको क्या कर लेगा, 3D व्यू के अंदर या 2D व्यू के अंदर अपने को रिप्रेजेंट कर देगा। कोरोनरी कैथेटराइजेशन या एंजियोग्राम जिसको बोलते हैं, या एंजियोग्राफी जिसको अपन बोलते हैं, एंजियोग्राफी। पेशेंट आया, पेशेंट को कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू क्या देगा कि उसके कोरोनरी आर्टरी में जहां पे भी उसको ब्लड सप्लाई क्या हुई है, ऑब्स्ट्रक्टेड हुई है, ब्लड सप्लाई क्या हुई है, ऑब्स्ट्रक्टेड, वहां तक अपन कैथेटराइज करके एक डाई यूज की जाती है, उससे क्या हो जाता है, क्लियरेशन हो जाता है। इसमें देखो ए लॉन्ग थिन ट्यूब या कैथेटर ट्यूब डालते हैं, उसको इज इंसर्टेड इनटू द आर्टरी यूजुअली इन द लेग एंड गाइडेड टू द हार्ट। डाई फ्लो थ्रू द कैथेटर टू हेल्प टू द आर्टरीज show up more clearly on the images made by during the test। अब इसके अंदर जो कैथेटराइजेशन के दौरान जो गाइडर के रूप में अपन ने एक वायर डाला या एक कैथेटर ट्यूब डाली है, वो क्या डाली जाती है, या तो हाथ के जो रेस्ट जो आर्टरी है वहां से, या फिर फीमोरल आर्टरी से। कहां से डाली जाएगी, फीमोरल आर्टरी से डाली जाएगी, या फिर रेडियल आर्टरी से ये वायरिंग या कैथेटर डाला जाएगा और क्या किया जाएगा, एंजियोग्राफी की जाएगी। लास्ट वन बात है कार्डियक सीटी और एमआरआई। कार्डियक सीटी और एमआरआई की बात करें तो कार्डियक की, चेस्ट की एमआरआई और सीटी स्कैन अपन क्या करेंगे, करवाएंगे। ठीक है, दीज टेस्ट क्रिएट इमेज ऑफ द हार्ट एंड चेस्ट। दोनों किसकी, चेस्ट और हार्ट की क्लियर इमेज अपने को किसके थ्रू शो होगी, सीटी स्कैन और एक्सरे के थ्रू शो हो जाएगी। लेकिन कंप्लीट इमेज एमआरआई और सीटी के थ्रू अपने को क्या देखने को मिल जाएगी। और सीवियर हार्ट डैमेज को क्या करेंगे, ये टेस्ट अगर कराना है तो सीवियर हार्ट डैमेज को क्या कर देगा, शो कर देगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली अपन क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करवा लेते हैं।
अभी पहले टेस्ट मैंने बताया एंजियोग्राफी, इसी एंजियोग्राफी में ही पता लग जाता है कि हाँ जो ब्लॉकेज है वो कहाँ पे है, किस कंडीशन में। उसके बाद अगर ब्लॉकेज है तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन ही क्या लिया जाता है, पीटीसीए, या फिर अगर मेजर ब्लॉकेज है तो फिर किसका सहारा लिया जाता है, सीएबीजी का सहारा लिया जाता है। ये सर्जरीज क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, चेस्ट एक्स, ठीक है, ये लास्ट इसके देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मेन जो टेस्ट करवाया जाता है एमआई के लिए वो कौन सा है, कार्डियक ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। मैंने बताया दो कार्डियक एंजाइम्स या कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, ये दो कार्डियक मार्कर्स हैं जो कार्डियक में कंडीशन को या कार्डियक में जो भी डैमेज होगा तो इनका लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। या फिर बात करें ये दोनों केस के अंदर पॉजिटिव मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दोनों केस के अंदर पॉजिटिव मिलेंगे, दोनों एंजाइम इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी क्या है, ये बहुत, इसके ट्रोपोनिन टी की बात करें, which are both very sensitive and specific and are the recommended laboratory test for the diagnosis of MI। अगर लगता है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, ईसीजी के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो पहला टेस्ट एक कार्ड टेस्ट होता है, ठीक है, जिस प्रकार से छोटा मलेरिया या किट आते हैं, कार्ड वाले किट आते हैं, उसी टाइप का टेस्ट है। और उसके अंदर अपने को क्या मिल जाता है, ट्रोप टी अगर बढ़ा हुआ ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन टी, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और मे भी क्या था, अटैक, हार्ट का अटैक आया था पेशेंट को, अगर पॉजिटिव आता है। दूसरी बात करें सीपीके, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी, 22-170 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। और ये कंडीशन, ये इसका जो सीपीकेएमबी का लेवल है वो विद इन 6 आवर्स क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर इसके बाद अगर आप सीपीकेएमबी करवाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में भी हो सकता है सीपीकेएमबी का लेवल क्या हो चुका हो, नॉर्मल आ चुका हो, पेशेंट का जो अटैक है वो आके निकल चुका है। और अपन बाद में अगर डिले में टेस्ट करवा रहे हैं तो इस टेस्ट का कोई फायदा ज्यादा देखने को मिलता नहीं है। उसके बाद बात करें मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, और कहाँ पाई जाती है, कार्डियक या स्केलेटल मसल्स के अंदर पाई जाती है। इसका भी क्या होगा, लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और ये किस कंडीशन में देखने को मिल रही है, बड़ी राइज आफ्टर सेल डेथ विद इन 20 आवर्स, जब जैसे सेल्स की डेथ 20 आवर्स के अंदर हुई, ठीक है, विद इन 24 आवर्स के अंदर सेल की डेथ देखने को मिल रही है, तो कंडीशन क्या देखने को मिल रही है अपने को, क्या देखने को, मायोग्लोबिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। अब मोस्ट प्रोबेबली और बॉडी के अंदर कहीं भी अगर इन्फेक्शियस कंडीशन अराइज हो रही है तो सबसे पहला बॉडी का रेस्पॉन्स आता है वो किस में होता है, डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल लेवल की बात करें तो 4000 टू 11000 माइक्रो पर लीटर के हिसाब से अपने को देखने को मिलेगा, या एमएल के हिसाब से देखने को मिलेगा। अगर इससे ज्यादा बढ़ा हुआ लेवल है, बढ़ा हुआ लेवल मैं बता चुका हूँ 10,000 से 20,000 सेल्स पर एमएमओ क्यूब के हिसाब से बढ़ी है, तो कंडीशन क्या, इन्फेक्शियस कंडीशन को शो कर रही है। और ये डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अराइज हो चुकी है। उसके बाद बात करें स्ट्रेस टेस्ट या एक्सरसाइज टॉलरेंट, ईटीटी जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंट टेस्ट, या बात करें ट्रेडमिल टेस्ट, या बात करें ट्रेडमिल टेस्ट, ये कंडीशन अपने को देखने को मिल रही है। ये अपन टेस्ट अपन इसमें करवा सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद बात करूं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट देखो, इमरजेंसी के अंदर कोई मैनेजमेंट अपन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें मैनेजमेंट में, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं मैनेजमेंट के में। तो प्राइमरी तौर पे अपन मैनेजमेंट करते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टर्म दी है मोना, ठीक है, कि व्हेनेवर, जब भी अगर आपको लगे कि एमआई का अटैक है तो अपन किसको कॉल कर सकते हैं, मोना। मोना मीन्स का मतलब है कि एम फॉर मॉर्फिन सल्फेट, क्या है, मॉर्फिन सल्फेट जो एक प्रकार का ओपिएट एनाल्जेसिक है, और किसके लिए, पेन को तो रिलीव करेगा ही करेगा, क्या करेगा, पेन को तो क्या करेगा, रिलीव करेगा, और साथ में क्या करता है, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। सेकंड, ओ फॉर ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट, ठीक है।
अब तो यहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन तो मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या करनी है अपने को, प्रोवाइड करानी है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या देनी है अपने को, पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई अपने को प्रोवाइड करानी है। वाया ऑक्सीजन सप्लाई किसके थ्रू दे सकते हैं, मास्क के थ्रू दो या नेजल कैनुला के थ्रू दो, या फिर अगर एक्सिस नीड है, सैचुरेशन डाउन जा रहा है पेशेंट का, तो अपन इसमें क्या यूज कर सकते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं, मास्क भी यूज कर सकते हैं। एनकोर नाइट्रोग्लिसरीन ये एक प्रकार से काम किसका करता है, वेजोडाइलेशन का, मतलब वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, और जो ब्लड फ्लो उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ब्लड सप्लाई को क्या कर देगा, बढ़ाने में हेल्प करेगा। लास्ट में एस्पिरिन, एस्पिरिन का बात करूं, एंटी प्लेटलेट। अगर मैं बात करूं थ्रोम्बोलाइसिस हुआ था, क्या हुआ था, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ था, उसको क्या करेगा, थ्रोम्बस को क्या कर देगा, एंटी प्लेटलेट। प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी, प्लेटलेट का मतलब है एग्रीगेशन नहीं होने देगा, क्या होएगा, उस थ्रोम्बस को फॉर्मेशन नहीं होने देगा, या हो गया उसको क्या कर देगा, डिजनरेट करने का काम कर देगा। तो ये क्या है, एस्पिरिन है। उसके बाद बात करें, जो मेजर क्वेश्चन है कि एमआई के पेशेंट के साथ में अगर ऑक्सीजन पे फर्स्ट एमआई का पेशेंट आया इमरजेंसी के अंदर, तो फर्स्ट स्टेप प्रायोरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ध्यान रखना, जब भी पेशेंट आएगा इमरजेंसी के अंदर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, नेजल कैनुला के थ्रू 1 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या देंगे, ऑक्सीजन सप्लाई उसको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद बेड रेस्ट एंड गिव सेमी फाउलर पोजीशन, ध्यान रखना सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर 90 डिग्री और सेमी फाउलर 45 डिग्री के एंगल की अपन बात करें, तो ये 45 डिग्री के एंगल सेमी फाउलर कंडीशन अपन इसको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद बात करूं मैं मॉर्फिन ओपियोइड एनाल्जेसिक की। ओपियोइड एनाल्जेसिक की बात कर रहे थे अपन, तो मॉर्फिन सल्फेट में ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज कर रहा है। और रूट ऑफ एडमिशन की बात करें तो आईवी डाइल्यूट करके 5 ml स्टेराइल वाटर के साथ में क्या देते हैं अपन इसको, इंजेक्शन को देते हैं। पहले एडमिनिस्टर करेंगे 4 से 5 मिनट के अंदर अपन इसको स्लोली क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। ध्यान रखना सडन अपन इसको नहीं देते हैं, एक साथ अपने कभी भी इसको आईवी पुश नहीं करते हैं। 5 ml स्टेराइल वाटर के साथ में इसको डिजोल्व करेंगे और देन उसके बाद में इसको स्लो 5 मिनट के अंदर अपन इसको देंगे। उसके बाद मॉनिटर प्यूपिल चेंजेस, जब भी अपन मॉर्फिन सल्फेट देंगे तो पेशेंट की प्यूपिल्स को ध्यान में रखना है। और एक सिम्टम देखो पिन पॉइंट प्यूपिल्स, ठीक है, ये सिम्टम्स अपने को देखने को मिल सकता है इसकी कॉम्प्लिकेशन के रूप में। प्यूपिल्स, मॉर्फिन ओवरडोज एंटीडोट नेलोक्सोन, ठीक है, जब भी पिन पॉइंट प्यूपिल्स या देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मॉर्फिन की ओवरडोज देखने को मिल रही है। ओवरडोज के रूप में हमेशा अपन क्लिनिकल सेटअप्स में जो यूज करते हैं एंटीडोट, किसी भी ड्रग का एंटीडोट अपन किसी भी ड्रग को देने के टाइम पे अगर उसकी ओवरडोज चल गई है या फिर उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है तो उसका एंटीडोट अपन उसको प्रोवाइड कराते हैं। एंटीडोट के रूप में अपन क्या देंगे, नैलोक्सन या नैक्रान दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, नैलोक्सन या नैक्रान अपन इसको प्रोवाइड करें। तो दोस्तों ये था। इसके बाद भी अपन बात करें तो कंप्लीट इसके बाद भी बात करूं मैं, तो कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट के नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, वो नर्सिंग डायग्नोसिस भी अपन इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस के अपन एक सिंगल क्लास बाद में अपन लेंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस, यहाँ पेन के ऊपर बन सकता है, एंजाइटी के ऊपर बन सकता है, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेस फैक्टर के ऊपर बन सकता है, इंसोम्निया के ऊपर बन सकता है। ये अपन क्या बना सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं उनके ऊपर, लाइक पेन रिलेटेड टू चेस्ट या पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इंफ्राक्शन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन या फिर पेशेंट डिस्कम्फर्ट कंडीशन या फिर बात करें पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। अपन पूरा डायग्नोसिस लिखते हैं ना तो अपने को नंबर पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय, ठीक है, और एविडेंस बाय के बाद में जो भी अपने को एविडेंस देखने को उससे अपन इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये था अपना नर्सिंग डायग्नोसिस वाली
कंडीशन। उसके बाद जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने के आते हैं तो पहला तौर अपने को क्या लिखना पड़ता है, असिस्मेंट के तौर पर असिस्मेंट अपने को लिखना पड़ता है। 4 to 5 असिस्मेंट लिखो, उसके बाद 5 डायग्नोसिस को क्या करना है, एनलिस्ट करना, और 5 डायग्नोसिस में 4 को अपन क्या करना, टेबलेट फॉर्म में, एनसीपी की फॉर्म में लिख दो, या फिर डायरेक्ट डायग्नोसिस लिखा, डायग्नोसिस के बाद में गोल लिखा और इंटरवेंशन अपन लिख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला पूरा टॉपिक। आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और आगे और मेहनत के साथ में और इम्प्रूवमेंट के साथ में अपन कंटिन्यूस जारी रखेंगे क्लासेस को। और अगर आपके कोई सुझाव हो एपीएस नर्सिंग क्लासेस के लिए तो आप लोग हमें सुझाव दें। प्लस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फीडबैक्स अपने को आपके मैसेज के तौर पे अपने को देते रहें। थैंक यू सो मच। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि जल्द ही अपन क्या कर रहे हैं, एएनएम के लिए क्या कर रहे हैं, जो क्लासेज है एएनएम की जो एग्जाम्स आ रही है उसके लिए क्लासेस क्या करेंगे, अपलोड करने के लिए एएनएम का सिलेबस भी अपन करवा रहे हैं अपने ऐप के ऊपर। तो जल्दी आप ऐप का डाउनलोड, आपको ऐप में सब कुछ क्लासेस क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस सारी मिलेगी। तो अपने चैनल को क्या करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।